अच्छा जी, ये लास्ट हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस पढ़े थे। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स के हमने कहा था कि 3 मेजर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट्स रिएक्शंस, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है नंबर 3, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इट एक्ट्स एज अ बेस, न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज अ बेस, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑन द हैलाइड ग्रुप इट अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन, इट अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा किस पे, बीटा हाइड्रोजन। यानी लेट्स से हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, कार्बन 1 2 3, और हमने कहा जी इसके साथ X ग्रुप अटैच है, ये H हम कहते हैं जी CH3 CH H CH2X। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच हैं दोज आर आल्सो बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, या आप कह लेंगे जो हमारी बेस है, ठीक है, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है विच इज एक्टिंग एज अ बेस, वो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, यानी इस दफा जो आपका न्यूक्लियोफाइल है विच इज एक्टिंग एज अ बेस, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑन हैलोजन इट अटैक्स ऑन दिस बीटा हाइड्रोजन विच इज पार्शियल पॉजिटिव, और ये इस पर अटैक करेगा। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये दोनों बॉन्ड इधर वापस आएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये हैलोजन ले जाएगा। तो आप कह लेंगे बीटा हाइड्रोजन गया, न्यूक्लियोफाइल बीटा, ये डीप्रोटोनेशन, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो गया और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो आप कह लें कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जा रहा है तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट बीटा एलिमिनेशन। तो अल्काइल हैलाइड के केस में ये क्या कहलाएगी, बीटा एलिमिनेशन कहलाएगी। ठीक है, अब जिस तरह से SN1 SN2 रिएक्शन है, ऐसे एलिमिनेशन भी जो है ये हमारे पास 2 टाइप की आ जाती हैं। अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म जो है ये 2 तरह से हैं। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट इन एलिमिनेशन रिएक्शंस। Aqueous KOH would be used as सॉल्वेंट। ठीक है जी, ये एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखने के 2 टाइप के मैकेनिज्म हैं, E1 मैकेनिज्म एंड E2 मैकेनिज्म। E1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन एंड E2 बायमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन एंड बायमोलिकुलर एलिमिनेशन। तो अगर आपकी एलिमिनेशन एक ही स्टेप में हो रही है, यानी एक ही स्टेप में प्रोटॉन भी जा रहा है, H+ भी जा रहा है और X भी जा रहा है, तो दैट इज E2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, E2 मैकेनिज्म कहलाएगा। E2 मैकेनिज्म में दोनों, यानी आप कह लें कि इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिस तरह SN2 मैकेनिज्म था, उसी तरीके से दिस इज आल्सो अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपकी जो बेस है वो प्रोटॉन गेन करती है और दूसरी तरफ से X ग्रुप जा रहा होता है। तो हम ये कह लें कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, जो भी आपकी बेस होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ RX, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं। जी, KOH अल्कोहलिक, अच्छा मैंने एक्वस लिख दिया, सॉरी, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको करेक्ट कर लें, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, तो ये आपके पास E2 मैकेनिज्म के अंदर जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन बोथ बेस एंड RX ग्रुप। ठीक है,
इसी तरीके से E1 मैकेनिज्म की बात कर लें तो E1 मैकेनिज्म इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। ये 2-स्टेप रिएक्शन होगा। 2-स्टेप रिएक्शन, पहले स्टेप में कार्बन और हैलोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा। और दूसरे स्टेप में आप कह लें कि लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा H+ एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो हो जाएगी, ठीक है जी। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Rx, ठीक है। तो इसमें बेस की जो स्ट्रेंथ है वो मैटर नहीं करती कि बेस स्ट्रांग है या वीक है, तो इट वुड बी अ 2-स्टेप रिएक्शन। ये 2-स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होंगे, इसके लिए आपके पास अल्फा पोजीशन पे हैलोजन होगा, जिस कार्बन पे हैलोजन है दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो नेबरिंग कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन जाएगा। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो ये दो तरह से हो सकती है, E1 एंड E2 मैकेनिज्म। तो ये दो मैकेनिज्म्स जो हैं ये आपको सिंपल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये 3 रिएक्शंस हो गए अल्काइल हैलाइड्स के, ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और तीसरा ये एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ जी, एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई क्वेश्चन बेटा? जी बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, सॉल्वेंट इन E1 मैकेनिज्म में सॉल्वेंट जो है ये नॉर्मली हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो दोनों केसेस के अंदर पोटेशियम यानी बेस जो है वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। कोई भी बेस आप यूज़ करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तो कोई भी बेस आपने यूज़ करनी है। लाजमी नहीं है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है। सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो बेस से जो है ये OH आयंस प्रोड्यूस होंगे, और वो OH आयंस जो है वो एज अ बेस एक्ट करेंगे, प्रोटॉन जो है वो रिलीज कराएंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। इसमें हमारे बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो अब यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है कि इसमें ज़्यादातर रिएक्शन तो अब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसमें डिस्कस करनी है। बाकी ये है कि इसमें से मोस्टली रिएक्शंस हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं और आपने पढ़े हुए भी हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री है, और फिर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वो तो जो है जस्ट रीडिंग वाला चैप्टर है, जो इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है उसमें आपने जस्ट रीडिंग करनी है। रीडिंग में आप पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, तो उसमें से डायरेक्ट जो है वो MCQs बन जाते हैं, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो मैं उसमें बात करूँगा क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी है उसमें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अल्कोहल्स। ठीक है जी, अल्कोहल्स ROH ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप लगा देंगे तो दैट इज अल्कोहल, ठीक है। CnH2n+1OH, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मींस विच कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप, जिसमें एक OH ग्रुप है तो ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर 2 OH आ जाएंगे तो दैट वुड बी डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये अल्कोहल है CH2OH। तो इसमें क्योंकि 2 अल्कोहल आ गए, इथेन 1,2 डाइओल, दिस इज अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है, आप 3 OH लगा देंगे ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा।
4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। और जिस तरह अल्काइल हैलाइड्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसी तरीके से अल्कोहल्स में भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मिलेंगे। जिस कार्बन के साथ OH है, अगर उसके साथ सिर्फ एक कार्बन है तो दैट इज प्राइमरी, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन है तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और नेमिंग ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, तो नेमिंग में तो IUPAC नेमिंग तो सबको क्लियर होगी। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ज़रा कॉमन नेमिंग के ऊपर। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH3OH। जी, इसका कॉमन नेम क्या होगा? व्हाट वुड बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जी बेटा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? Common name of this compound, जी, what is the common name of this? ये IUPAC नेम क्या है? It is 2-propanol और propane 2-ol। अब propane 2-ol का कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपेनोल, आइसोप्रोपेनोल, और आइसोप्रोपेनोल जो है वो आप इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, कॉमन नेमिंग में हम इनको नाम देते हैं अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये आपके पास सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम है प्रोपेनोल, बट अगर आप इसको कॉमन नेम दे रहे हैं तो इट इज सेकेंडरी प्रोपाइल। ये सेकेंडरी प्रोपाइल है, सेकेंडरी प्रोपाइल। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके साथ 2 कार्बन है तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच आ रही है तो हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन 2-ol। ठीक है, ये प्रोपेन 2-ol का कॉमन नेम आ गया। इसी तरीके से मैं कहूँगा जी मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CHOH CH3। जी, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक नेम तो ब्यूटेन 2-ol है, कॉमन नेम क्या होगा? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जी, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जी बिल्कुल ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है इसके साथ 2 कार्बन है तो दैट मीन्स इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और स्ट्रक्चर करते हैं। लेट से हम करते हैं कि जी CH3 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 CH2OH। जी, सिस्टमैटिक नेम है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol। अगर आप देखें तो ये आपके पास चेन है 3 कार्बन की, 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? जी, इसका कॉमन नेम क्या होगा? सिस्टमैटिक नेम क्या है? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol, और कॉमन नेम क्या है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। जी बिल्कुल ठीक है, ये नियोपेंटाइल सेकेंडरी पोजीशन पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नियोपेंटाइल हो गया। दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कॉमन नेमिंग जो है वो हमने देख ली। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से लेट से मैं कहूँ कि
एक और स्ट्रक्चर कर लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2OH जी. What would be the name of this IUPAC name? तो obviously 1 2 3 4 methyl pentane 1 ol है. सिस्टमैटिक कॉमन नेम क्या होगा इसका? What is the common name? जो लास्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जी बेटा, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है. सेकंड यानी आप कह लें सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज आइसोहेक्साइल. 1 2 3 4 5 6, तो ये कहलाएगा आइसोहेक्साइल अल्कोहल. आइसोहेक्साइल अल्कोहल जी. क्लियर है ये बात? नेमिंग क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी बेटा, नेमिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी. चलो, ये तो हमने नेमिंग पढ़ ली अल्कोहल्स की. अब नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो अब हमारे पास अल्कोहल्स जो हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल्स की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप बना सकते. यानी अगर हम मीथेनॉल की बात करें, ठीक है, अब इसमें सिंपल कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी. फॉर एग्जांपल मीथेनॉल है एक कार्बन वाला अल्कोहल. ठीक है, ये कहलाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट. ठीक है, दिस इज नोन एज वुड स्पिरिट बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ठीक है, तो ये क्योंकि वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, ठीक है, जिससे हमें वॉलेटाइल इनफ्लेमेबल गैसेस मिलती हैं. और इसके अलावा एक लिक्विड मिलता है, एसिडिक लिक्विड होता है, विच इज नोन एज पायरोलिजिनस एसिड. यानी आप जब वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड वी गेट volatile inflammable gases and pyrolygenous acid. मतलब ये एसिडिक लिक्विड होता है. ठीक है, जिसमें मीथेनॉल मौजूद होता है, कीटोन मौजूद होते हैं, एसिटिक एसिड होता है, ईस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो इट कंटेन्स अल्कोहल, कीटोन, ईस्टर्स. ठीक है, तो ये क्योंकि आप कह लें कि ये एसिडिक पार्ट होता है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है. फिर पायरोलिजिनस एसिड की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे फिर मीथेनॉल मिलता है. ठीक है, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट यील्ड्स मीथेनॉल. ठीक है, यहाँ से फिर हमें मीथेनॉल मिलता है. तो एक तरीका तो सिंपल ये है. ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज में इसको बनाते हैं फ्रॉम वाटर गैस. वाटर गैस से मीथेनॉल बनाई जाती है. वाटर गैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. याद होगा हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा था. तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस मिक्सचर इज नोन एज वाटर गैस. ठीक है, इसको हम ट्रीट करते हैं विद कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड एट अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मीथेनॉल के अंदर, CH3OH. So this mixture is known as water gas. ये मिक्सचर क्या कहलाता है? वाटर गैस. ठीक है जी, तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल की प्रिपरेशन की बात करें, इथेनॉल इज कॉमनली नोन एज अल्कोहल. ठीक है, इथेनॉल जो है ये अल्कोहल कहलाता है. ये मीथेनॉल की प्रिपरेशन हो गई. ठीक है, इसी तरीके से अगर इथेनॉल की बात की जाए, इथेनॉल इट इज कॉमनली नोन एज अल्कोहल. और ये आप बना रहे होते हैं मोस्टली फ्रॉम फर्मेंटेशन. ठीक है, फर्मेंटेशन से.
एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स के भी जो है वो बनाया जा सकता है, बट फर्मेंटेशन से जो है ये ज़्यादा बनाया जा रहा होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन यानी इथेनॉल अगर प्रिपेयर करना है तो इथेनॉल के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब फर्मेंटेशन जो है वो या तो मोस्टली जो पाकिस्तान में हो रही है या तो स्टार्च से हो रही है या फिर मोलासिस से हो रही है। मोलासिस क्या है कि शुगर केन में से आपने शुगर क्रिस्टल सेपरेट कर लिए, पीछे जो आपके पास ब्राउन थिक लिक्विड रह जाता है, दैट इज मोलासिस। ठीक है, और स्टार्च जो है ये आप नॉर्मली आप कह लें कि फूड सोर्सेज से या वेजिटेबल से जो है वो स्टार्च कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्च की बात करें, फ्रॉम स्टार्च, ठीक है, फ्रॉम स्टार्च अगर बात की जाए तो सबसे पहले मतलब आपने स्टार्च राइस से या पोटैटो से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद पहले तो उसको अच्छी तरह से पकाया जाता है, बिल्कुल पल्प फॉर्म में लेकर आया जाता है और फिर उसमें माल्ट ऐड करते हैं। ठीक है, माल्ट बेसिकली बार्ले है, जर्मिनेटेड बार्ले है, उसमें माल्ट ऐड करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास स्टार्च है C6H12 C6H10O5, ये स्टार्च का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, C6H10O5। ठीक है, इसको आपने पहले पल्प फॉर्म में यानी इसमें वाटर भी ऐड किया H2O और फिर इसमें ऐड करते हैं माल्ट। माल्ट में एंजाइम्स मौजूद होते हैं नोन एज डायस्टेस। ठीक है, ये नाम वगैरह आपको याद रखने होंगे। तो माल्ट में क्या मौजूद है, एंजाइम नोन एज डायस्टेस विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। माल्टोज क्या है, C12H22O11। ठीक है, तो ये स्टार्च है एंड स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज। तो पहले हम स्टार्च में माल्ट ऐड करते हैं विच कंटेन डायस्टेस, जो इसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। देन माल्टोज में फिर आप ईस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, ये माल्टोज आ गया C12H22O11। ठीक है जी, इसमें ईस्ट ऐड करते हैं विच कंटेन एंजाइम, यानी आपने इसमें ईस्ट ऐड किया विच कंटेन माल्टेज, मीन्स माल्टोज को ब्रेक करने। आगे हम ये कैटलिस्ट वगैरह पढ़ेंगे नए में, किस तरह से कैटलिस्ट को एंजाइम्स को नाम किस तरह से दिया जाता है। तो माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, एंड देन फाइनली ईस्ट में ही एक और एंजाइम मौजूद होता है जाइमेस। ठीक है जी, तो जाइमेस इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये बबलिंग करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फर्मेंटेशन। ठीक है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 78.5। इसी तरीके से आप इसको मोलासिस से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम मोलासिस से बात करें तो फ्रॉम मोलासिस, तो मोलासिस जो है ये शुगर केन से मिलता है। ठीक है जी, मोलासिस का फॉर्मूला C12H22O11, यानी बेसिकली ये माल्टोज ही होता है। ठीक है, और इस पे अटैक करेगा सक्रेज। ठीक है जी, ये ईस्ट में मौजूद एक और एंजाइम होता है सक्रेज विच कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में C6H12O6, और फिर ग्लूकोज जो है ये आगे फिर दोबारा जाइमेस से रिएक्ट करेगा, और जाइमेस से रिएक्ट करने पर जब जाइमेस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही सेम रिएक्शन जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस से जो है ये हम इथेनॉल बनाते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, अगर आप वाटर ऐड करते हैं, यानी another way of making alcohols is by the addition of water in alkenes। alkenes में addition of water in alkenes, कोई भी आप अल्कोहल फिर वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन हमने alkenes में पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी देख लीजिएगा, कलरलेस होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, बाकी इसके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। Chemical properties of alcohols।
ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्कोहल्स जो हैं दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। सबसे पहला जो इनका रिएक्शन आ जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। लेट से हमारे पास अल्कोहल है CH3OH, ठीक है, इसको आपने ऑक्सीडाइज किया विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपने यूज़ किया पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने यूज़ किया K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम। तो पहले ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, अल्डिहाइड के अंदर, HC डबल बॉन्ड OH प्लस H2। तो फर्स्ट अल्कोहल ऑक्सीडाइजेज इनटू अल्डिहाइड एंड देन अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइजेज इनटू एसिड। तो अगर इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो दिस कन्वर्ट्स इनटू ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इट गिव्स अस मीथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो हैं दे फर्स्ट ऑक्सीडाइजेज इनटू अल्डिहाइड्स एंड देन दे कन्वर्ट इनटू एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ईस्टेरिफिकेशन वो रिएक्शन सबको आता होगा, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के जो दो रिएक्शंस है ईस्टेरिफिकेशन, ठीक है, इस रिएक्शन पे तो खैर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ईस्टेरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड विद हाइड्रोजन हैलाइड्स HX, यहाँ से मिलेंगे अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इथेनॉल के हिसाब से बात करें, अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, मीथेनॉल प्लस इथेनॉल। ठीक है, यानी नॉर्मली जो हमारे पास ईथर, चले वो हम यूजेस में बात कर लेते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिएक्शन हो गया। इसके अलावा रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, इसके साथ हाइड्रोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड्स मिल जाएंगे। अल्कोहल्स का एक और रिएक्शन है विद मेटल्स। विद मेटल्स अगर आप दे हैव स्लाइटली एसिडिक नेचर, तो लेट्स से अगर मेरे पास यानी हम कहें कि जी विद रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स के साथ अगर रिएक्ट किया जाए, लेट्स से कोई भी अल्कोहल है ROH reacts with sodium in the presence of ether, it produces RONA, salt plus हाइड्रोजन गैस। नॉर्मली अल्कोहल्स जो हैं वो इथेनॉल होंगे, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो कम होती जा रही होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो अल्कीन्स मिल जाएंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन इट यील्ड्स अल्कीन। ठीक है, तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, एक और जो इसका रिएक्शन है दैट इज ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन, लेट्स से अगर हमारे पास अल्कोहल इन एक्सेस मौजूद है, इफ वी हैव अल्कोहल इन एक्सेस रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल इन एक्सेस रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेट्स से मेरे पास ये है CH3CH2OH reacts with H2SO4। अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ HOSO2 या SO3H, H2SO4। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगा तो बेसिकली यूँ समझ लें कि ये H और OH मिलके वाटर बना देंगे। H और OH ये दोनों मिल गए, ये क्या बन जाएगा, वाटर, H2O। अब पीछे क्या बच गया, CH3CH2OSO3H, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज नोन एज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है दिस रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, बिकॉज हमने कहा है कि अल्कोहल किस में है, एक्सेस में है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया, दिस इज स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्टेप 1 में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है CH3CH2OSO3H, दिस रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, और ये H और यहाँ से ये पूरा पार्ट H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान में रखना कि ये H और ये यानी ये हमें H2SO4 वापस मिल गया, H2SO4 वापस मिल गया, और ये क्या बन जाएगा, CH3CH2O
और इसके बाद ये CH3CH2, तो ये बन गया ईथर। दिस इज ईथर फॉर्मेशन, डाई इथाइल ईथर। ये क्या मिल गया हमें? डाई इथाइल ईथर। ठीक है जी। तो अल्कोहल से अगर आपको ईथर बनाने हैं तो सिंपली एक्सिस अल्कोहल को रिएक्ट करें विद एसिड और यहां से आपको मिल जाएगा डाईइथाइल ईथर। क्लियर है ये रिएक्शन जी? इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? ये समझ में आ गई ये बात? यहां तक बात क्लियर है सबको? जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक बात क्लियर है? ये ईथर फॉर्मेशन वाला रिएक्शन सबको क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट जो हमारे पास रिएक्शन आ जाता है वो PCl3 विद PCl5 SOCl2, वो हमने कल ही बात कर ली थी, तो आई होप वो तो बात सबको क्लियर होगी। ठीक है। और इसके अलावा देन फिर हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। तो अगर हम यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, यूजेस इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट कर लीजिएगा। यूजेस ऑफ अल्कोहल्स ये नॉर्मली यूज होते हैं एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट के तौर पे आप इनको यूज़ कर रहे होते हैं गम्स में, रेजन्स में, वार्निशेस में। ठीक है। इसके अलावा इथेनॉल यूज होता है बेवरेजेस में। ठीक है। इथेनॉल फ्यूल में यूज होता है। फ्यूल में आप यूज करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है कि आपने इथेनॉल में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल ऐड कर दिया। ठीक है। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी किसी भी इथेनॉल के अंदर अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट। ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी अब आप उसको बेवरेजेस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपके पास अल्कोहल मिलता है, यानी ये जो स्टार्च की जो हमने रिएक्शन पढ़ा फर्मेंटेशन वाला, ठीक है, यहाँ से जो हमें अल्कोहल मिलता है ये हाईली डिस्टिल्ड होता है, याद होगा आपको। ठीक है। तो इसको फिर डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो प्योरीफाई किया जाता है। तो 92 to 95% यहाँ से जो अल्कोहल मिलता है दैट इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, विच इज 92 to 95% प्योर अल्कोहल। फिर इसको अगर आपने और प्योर करना है तो फिर कहलाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल। 99.9% जो है ये एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। दिस इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है। ये कह रहा था एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे बनता है? पानी को आप जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड इसमें ऐड करते हैं जो कि पानी जज्ब कर लेता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट में कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं एंड कैल्शियम ऑक्साइड पानी बिल्कुल जज्ब कर लेता है, तो पीछे हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है। तो ये इसमें आपने जो है वो जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, या मिथाइलेटेड अल्कोहल क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। और इसके अलावा बाकी यूजेस आपको इसके बुक में मिल जाएंगे, तो इसके अल्कोहल्स के यूजेस जो हैं वो लाजमी खास तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा अल्कोहल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आज मैं इसको भी यहीं तक रख रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कल इंशाल्लाह ताला हम फिनोल और ईथर्स जो है वो कोशिश करेंगे और साथ साथ अल्डिहाइड कीटोन भी जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे।